तो मूवी की शुरुआत में हम एक किलर को देखते हैं जिसने एक आदमी को बीच सड़क पे ही मार दिया। इस किलर का नाम है चोई। चोई के काम करने का तरीका बाकी किलर से थोड़ा अलग है। वो किस तरह हमें मूवी के क्लाइमैक्स में पता चलेगा। इसके बाद हम एक दुखी आत्मा को देखते हैं जिसका नाम है जेसंग, जो इस वक्त फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां उसकी मकान मालकिन आकर उससे किराया मांगने लगी। जेसंग ने पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया। उसके घर की ऐसी हालत देखकर उसकी मकान मालकिन ने उसे बहुत सुनाया। तब उसने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने घर की सफाई करूंगा और उसके बाद नहाऊंगा, फिर मरूंगा। असल में जेसंग एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक्टिंग न आने की वजह से उसे आज तक किसी ने काम नहीं दिया। इसके बाद वो पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। वहां उसने चोई को अपने हाथ साफ करते हुए देखा। उसने चोई की घड़ी देखकर सोचा कि ये तो बहुत ही अमीर आदमी है, काश मैं भी इतना अमीर होता। जब वहां चोई नहाने के लिए गया तो साबुन पर पैर पड़ने की वजह से वो वहां फिसलकर सर के बल गिर गया और बेहोश हो गया। वहां जेसंग के मन में लालच आ गया। उसने अपनी लॉकर की चाबी को चोई की चाबी से बदल दिया और उसके पास अपना सामान रख दिया। फिर उसने चोई के लॉकर से उसका सारा सामान खुद रख लिया और मन ही मन सोचने लगा कि मरने से पहले क्यों ना एक दिन अमीरों वाली जिंदगी जी जाए। फिर वो सबसे पहले अपनी मकान मालकिन के पास गया और अपना सारा किराया चुका दिया, बल्कि उसने कुछ महीनों का एडवांस भी दे दिया। फिर उसके सूट से एक कार की चाबी निकली, जिसके बाद तो मानो वो खुशी से पागल ही हो गया। खैर, फिर यहाँ से वो अपनी दोस्त से मिलने गया। वहाँ उसकी दोस्त ने कहा कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। अब ये सुनकर जेसन बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब उसे समझ आ चुका था कि पैसों से उसकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ये सब उस आदमी को वापस कर देगा। तब वो सामान लौटाने के लिए हॉस्पिटल गया। वहाँ जेसंग ने अपना सामान लेकर चोई का सामान रख दिया, लेकिन तभी चोई को होश आ गया। उसने जेसंग से कहा कि हॉस्पिटल वालों ने मेरा नाम जेसंग बताया है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी याददाश्त जा चुकी है। अब यहाँ जेसन ने सच्चाई बताने की जगह ये कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जिसके बाद वो फिर से चोई का सामान लेकर चला गया। इसके बाद जब चोई को डिस्चार्ज किया गया तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी फीस भर सके। तब वहाँ ये लीना नाम की लड़की चोई का हालचाल पूछने के लिए आई। उसने चोई को बताया कि मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब ये सुनने के बाद चोई ने भीख मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अपने घर से पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। तब लीना ने उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन वो भी चोई के साथ उसके घर जाने लगी ताकि चोई उसके पैसे लेकर भाग ना जाए। वहाँ लीना ने चोई की उम्र पूछी। चोई को तो अपनी उम्र भी नहीं पता। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखकर बताया कि मैं 32 साल का हूँ, जिस पर लीना कहने लगी फिर तो हम एक ही उम्र के हैं। लेकिन चोई को अपनी शक्ल देखकर नहीं लगता था कि वो इतनी कम उम्र का है। इधर जेसंग सोच रहा था कि जब किस्मत ही उसे ये सब देना चाहती है तो उसे ले लेना चाहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो चोई के घर चला गया। वो अपार्टमेंट जेसंग की सोच से भी बड़ा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी आलीशान चीजें नहीं देखी थी। खैर, इधर चोई जब अपने घर पहुंचा, जो कि असल में जेसंग का घर है, वहां की कबाड़ खाने जैसी हालत देखकर लीना समझ गई अब उसके पैसे तो मिलने से रहे। चोई भी अपने घर की ऐसी हालत देखकर हैरान था। वहां जब उसने टूटी हुई रस्सी देखी तो वो सोचने लगा कि शायद मैं खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा। वहाँ चोई बहुत ही कंफ्यूज था। इधर जेसंग जब टीवी चलाता है तो उसमें सीसीटीवी चलने लगा, जिसमें ये यून नाम की लड़की योगा कर रही थी। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन सब में यही आ रहा था। तब जेसंग इसी प्रोग्राम को देखने लगा। इधर चोई अपने बारे में जानने के लिए अपने पड़ोसियों से मिलने गया कि शायद वो कुछ उसे बता दें, लेकिन सभी ने उसे सेल्समैन समझकर भगा दिया। तब वहीं से गुजर रहे एक आदमी से चोई पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन वो आदमी बिना बात के अकड़ने लगा। तब चोई ने 1 मिनट में उसकी सारी अकड़ निकाल दी। अब चोई सोचने लगा कि मैं इतना अच्छा फाइटर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। इधर जेसंग ने सीसीटीवी में देखा कि यून अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तब वो बहुत डर गया और पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि यून फिर से जिंदा हो गई और फिर अपने आप को मारने लगी। अब ये सब हो क्या रहा है, ना तो जेसंग को समझ आ रहा है और ना ही हमें। इधर लीना जब चोई से मिलने आई तो उसने देखा कि चोई ने सारा घर साफ कर दिया है। चोई ने उसे बताया कि अपने बारे में मुझे जो कुछ भी पता चला है
वो मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ और अभी मुझे ये पता चला है कि मैं चाकू बहुत अच्छी चलाता हूँ। अब ये सुनते ही लीना उसे अपने घर ले गई, जहाँ उसकी मॉम घर में ही एक रेस्टोरेंट चलाती थी। उसने अपनी मॉम से कहा कि ये खाना बहुत अच्छा बनाता है, हम इसे काम पर रख लेते हैं। लीना ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके पैसे वसूल हो जाएं। इधर जेसंग ने जब घर में छानबीन की तो उसे बहुत सारे पैसे मिले, जिसके बाद तो उसने अंधाधुंध पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। फिर वहीं जेसंग को एक खुफिया कमरा मिला जिसमें तरह तरह के हथियार थे, नकली आईडी, नकली पासपोर्ट थे। वहीं उसने स्क्रीन पर यून को देख लिया। वहां जेसंग ने दीवार पर लिखे चोई के प्लान को पढ़ा, जिससे उसने गलत अंदाजा लगाया कि चोई एक पुलिस वाला है और इस लड़की की जान बचाने के लिए उसे इस पर नज़र रखने का काम सौंपा गया है। तब वो सोचने लगा कि चोई की तो याददाश्त चली गई है, इसीलिए अब मुझे ही इस लड़की की जान बचानी पड़ेगी। जेसन को ये भी पता चला कि वो लड़की इसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में रहती है। तब वो हर अपार्टमेंट में जाकर चेक करने लगा, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने आकर सीसीटीवी में देखा कि वो लड़की फिर से मरने लगी और उसके गिरने की आवाज़ जेसन को भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो समझ गया कि वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। फिर क्या, वो उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए मिलने चला गया। इधर चोई इस रेस्टोरेंट का मेन शेफ बन चुका है। वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि कुछ ही दिनों में उस रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगने लगी। अब उसी रात चोई ने कैलेंडर में देखा कि उसे कल योंगसान स्टेशन पहुंचना है। तब उसने सोचा कि शायद मुझे वहां कुछ अपने बारे में पता चले, इसीलिए वो अगले दिन तैयार होकर वहां पहुंच गया। तब वहां एक आदमी उसे अपने साथ ले गया। क्योंकि जेसन एक एक्टर था, इसीलिए चोई को एक मूवी में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ डायरेक्टर को चोई की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आती। वो कोई भी सीन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। कुल मिलाकर वो हर सीन में हक देता था, जिससे डायरेक्टर बहुत परेशान हो गया। इधर जेसन यून का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि एक आदमी यून पर नजर रखे हुए है और उसे देखने के बाद यून भी काफी डर गई। तब यून को बचाने के लिए जेसन उसे साथ लेकर भाग गया। इधर शाम को दिहाड़ी लेते वक्त चोई ने इस आदमी से अपने बारे में कुछ डिटेल्स मांगी, जिससे उसे अपने डैड के घर का एड्रेस पता चला, मतलब जेसन के डैड के घर का। फिर वो उस एड्रेस पर पहुंच गया। जेसन के डैड एक बार्बर हैं जो हमेशा अपने बेटे के बारे में ही बात करते रहते हैं। वहाँ चोई चुपचाप जाकर बैठ गया और उन दोनों की बातें सुनने लगा, जहाँ उसे पता चला कि उसके डैड का सपना है कि जेसन एक बहुत बड़ा एक्टर बने, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर पाया। पर उसके डैड को लगता है कि एक दिन वो बड़ा एक्टर जरूर बनेगा। अब ये सुनने के बाद चोई ने ठान लिया कि वो मेहनत करके एक दिन बड़ा एक्टर बनेगा। इधर यून कुछ सामान पैक करके थर्सडे के दिन बाहर किसी से मिलने गई, लेकिन जिससे वो मिलने गई वो वहाँ आया ही नहीं। फिर यून ने सोचा कि शायद अगले थर्सडे आना होगा। इधर चोई अपना एक्टिंग ट्रेनिंग प्लान तैयार करता है और अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने के लिए मेहनत करने लगा, जैसे कि अपने डायलॉग्स को सुधारना, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना। अब एक दिन चोई को एक फाइटिंग सीन में काम मिल गया। उसे लीड एक्टर के बॉडीगार्ड का रोल मिला था, जहां वो अपने कैरेक्टर में इतना चला गया कि हीरो के एक्शन सीन भी वो खुद ही करने लगा। तब हीरो कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं। अब उसके एक्शन से खुश होकर डायरेक्टर ने उसे हीरो के राइट हैंड का रोल दे दिया, जहां ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने की वजह डायरेक्टर ने पहले ही टेक में सीन को फाइनल कर दिया। जिसके बाद धीरे धीरे चोई दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा, यहाँ तक कि लोग भी उसे जानने लगे। इधर जेसन और यून की पहचान भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि ये पहचान कब प्यार में बदल गई उन दोनों को भी पता नहीं चला। अब ऐसे ही एक दिन जेसन को वहाँ चोई के क्लाइंट का फोन आया। तब उसने चोई बनकर फोन उठाया, जिसके बाद वो चोई बनकर उनसे मिलने भी गया। वहाँ इन्होंने कहा कि तुमने कहा था 25 तारीख तक तुम यून को मार दोगे, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है, तुम उसे जल्दी खत्म करो, वरना हम ये काम किसी दूसरे किलर से करवा लेंगे। तब जेसन समझ गया कि चोई कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो एक किलर है जिसे यून को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इसलिए वो चोई के प्लान को जानने के लिए उसका पीछा करने लगा, लेकिन चोई ने उसे देख लिया। चोई को लगा कि ये कोई मेरा फैन है जिसे ऑटोग्राफ चाहिए, इसीलिए बेचारा इतनी देर से पीछा कर रहा है। अब उसी रात चोई को एक रोमांटिक सीन शूट करना था। वो एक्शन तो अच्छा करता था, लेकिन रोमांस उसकी बस की बात नहीं थी, इसीलिए उस सीन को कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जिसके बाद वो लीना से मदद मांगने के लिए गया। चोई कहने लगा कि अगर मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूँगा तो कल सीन में अच्छे से कर पाऊंगा। तब लीना ने उसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, जिसके बाद तो उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि डायरेक्टर कट बोलना ही भूल गया।
इधर यून एक बार फिर किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ जेसंग आ गया और उससे कहने लगा कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो अब कभी नहीं आएगा, बल्कि तुम उसे देखते ही भाग जाना। असल में वो चोई के बारे में बता रहा है। यहाँ उसने यून से झूठ भी बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा मरते दम तक। इधर इन लोगों को जब पता चला कि यून अभी भी जिंदा है, बल्कि अब तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, तब इनके बॉस ने कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, किसी दूसरे किलर को हायर करो और यून को जल्द से जल्द खत्म करवाओ, साथ में उसके बॉयफ्रेंड को भी। फिर ये सब बैठकर सोचने लगे कि इस बार ये काम किस किलर को दिया जाए। तब इन्होंने एक एक किलर को मैसेज कर दिया, इसलिए कि जो पहले आएगा ये काम उसी से करवा लेंगे। लेकिन चोई ने इतना बड़ा नेटवर्क फैला रखा था कि ये सारे मैसेज उसी के फ़ोन पे गए। इधर चोई आज लीना की फैमिली के साथ पिकनिक पर गया है। वो सभी यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। चोई के लिए तो ये बहुत ही अच्छा दिन था। अब वहाँ से लौटते वक्त बारिश होने लगी और रेडियो में वही गाना बज रहा था जो चोई अक्सर सुनता था। जिसके बाद चोई को सब याद आ गया और वो तुरंत अपने घर गया। वहाँ उसने फ़ोन पर यून को मारने के नए कॉन्ट्रैक्ट देखे तो उसने तुरंत सीसीटीवी में देखा और उसे पता चला कि यून और जेसंग दोनों साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं। तब उनका पीछा करते हुए चोई वहाँ पहुँच गया। चोई को देखकर जेसंग बहुत डर गया और वो यून से वहाँ से भागने के लिए कहने लगा। लेकिन यून चोई को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो चोई को बहुत अच्छे से जानती है। वहाँ चोई ने यून को बताया कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ साथ अब जेसंग को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसीलिए तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। वहाँ जेसंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब चोई ने उसे सब बताया। असल में चोई है तो एक किलर, लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि उसे जिस किसी को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो उसी के पास जाकर उससे नया कॉन्ट्रैक्ट करता था। वो लोगों से कहता था कि कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जैसा बताऊं वैसा ही करो। फिर चोई उसकी फेक डेथ प्लान करता था ताकि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को लगे कि वो इंसान सच में मर गया है। बाद में कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। यून के साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए चोई ने उसे बचाने के लिए अपनी निगरानी में रखा था, जहां यून अपनी मौत को असली दिखाने के लिए रोज प्रैक्टिस करती थी। लेकिन चोई की याददाश्त जाने की वजह से पूरा प्लान खराब हो गया और इसीलिए यून को देश छोड़ना पड़ेगा। यून जेसंग को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि अब उसकी जान भी खतरे में है। तब जेसंग कहने लगा कि मैं तो वैसे भी मरने वाला था, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो। तब चोई ने उससे कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे डैड से मिला था, वो तुम्हें एक बड़ा एक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। अब इसके बाद चोई इन दोनों को बचाने के लिए प्लान बनाता है। चोई इन लोगों को फ़ोन करके कहता है कि कल तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो यून और जेसंग को समझाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कल बहुत अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग किसी दूसरे किलर को हायर करेंगे। फिर इसके बाद चोई घर जाकर लीना से कहता है कि मैं अब एक्टिंग नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सब याद आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और जो तुम मेरे बारे में सोचती हो वो सब गलत है। अब अचानक ये सुनने के बाद लीना रोने लगी क्योंकि वो चोई को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। तभी लीना ने देखा कि चोई एक कार से कहीं जा रहा है। वो सोचने लगी कि चोई अभी तक इतना गरीब था और अचानक से उसके पास इतनी महंगी कार आ गई। लीना को कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए वो चोई का पीछा करने लगी। इधर ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें यून की मौत का तमाशा देखने को मिलेगा। तभी वहाँ जेसंग यून को लेकर आया। उसने सबके सामने यून को चाकू मार दिया। यून भी मरने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी। तभी वहाँ चोई भी आ गया और जेसंग को पीटने की एक्टिंग करने लगा। अब ये लोग ये सोच रहे थे यून के साथ साथ ये किलर्स भी आपस में लड़कर मर जाएं। इन दोनों की एक्टिंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ लीना पहुँच गई। लीना की वजह से चोई का अच्छा खासा प्लान खराब होने वाला था। वो लीना को साइड में ले जाकर उसे इशारों में समझाने की कोशिश करने लगा और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगा, लेकिन लीना कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। तब चोई जेसंग को इशारे में कहने लगा कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है मेरा, तू ही मुझे चाकू मार देना आकर। फिर जेसंग के चाकू मारते ही चोई ने यून की तरफ इशारा किया, जिसके बाद यून ने एक बड़ा कंटेनर उन पर गिरा दिया। वो कंटेनर नीचे से खुला हुआ था। अब ये देखने के बाद ये लोग बड़े खुश हुए। जब ये आदमी चेक करने के लिए गया तो उसे यून की डेड बॉडी दिखी और वो जैसे ही कंटेनर के पास गया तो जेसंग ने नकली खून बहाना शुरू कर दिया, जिससे उस आदमी को पूरा यकीन हो गया। अब इनका बॉस ज़्यादा खुश इसलिए था कि यून के साथ साथ वो दोनों किलर भी मारे गए। फिर इनके यहाँ से जाते ही ये लोग उस कंटेनर से बाहर आ गए। वहाँ चोई ने लीना को सब बताया, खासकर ये कि उसका नाम जेसंग नहीं चोई है।
और वो 32 साल का नहीं 45 साल का है। ये सुनकर तो लीना के होश उड़ गए, क्योंकि चोई लीना के अंकल की उम्र का है। तभी लीना को याद आया कि आज चोई की मूवी के आखिरी सीन का शूट है, इसीलिए वो तुरंत चोई को सेट पर लेकर गई, जहां चोई स्क्रिप्ट को छोड़कर अपनी दिल की बात बोलने लगा, वो भी लीना को देखकर। और तब लीना भी मान गई। फिर चोई लीना की फैमिली के साथ ही रहने लगा और चोई ने अपना पुराना काम छोड़कर एक्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया। जेसंग ने भी अपने डैड के सपने को पूरा करने के लिए एक्टिंग शुरू कर दी और उसे चोई के साथ एक मूवी में काम करने का मौका भी मिल गया। वो यही मूवी है जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं। खैर, इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।